Assalamualaikum. Dear student, welcome back to the channel RH Chemist. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट टेस्ट, और जो कि बेसिकली टी टेस्ट था, कंपैरिजन ऑफ टू मीन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे टी टेस्ट का जो दूसरा पार्ट है, जो कि पेयर टी टेस्ट कहलाता है. पेयर टी टेस्ट बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर कोई रेप्लिकेट रिलेशन ना हो, यानी कि दो डाटा सेट्स तो हों, उन दोनों डाटा सेट्स के अंदर कोई रेप्लिकेट रिलेशन ना हो. ठीक है, तो वही वाली बात कि जब दो डाटा सेट्स आएंगे तो अब पहचान क्या होगी पेयर टी टेस्ट और कंपैरिजन ऑफ टू मीन वाले टी टेस्ट की. वो ये होगी कि जब जब दो डाटा सेट्स होंगे तो उसमें पहली चीज़ ये देखनी होगी कि उन दोनों डाटा सेट्स के अंदर रेप्लिकेट रिलेशन मौजूद है या नहीं है. अगर तो रेप्लिकेट रिलेशन मौजूद है तो वहाँ पर आपको कंपैरिजन ऑफ टू मीन को फॉलो करना होगा, जिससे पहले आपको एफ टेस्ट एंड फर्दर आपको प्रोसीड करना होगा. लेकिन अगर तो वहाँ पर रेप्लिकेट रिलेशन नहीं है दो डाटा सेट्स के अंदर, तो वहाँ पर आपको पेयर टी टेस्ट को यूज़ करना होगा, क्योंकि पेयर टी टेस्ट में नो रेप्लिकेट रिलेशन इज़ इट. और उसमें क्या होता है कि जो आपके जो दोनों डाटा सेट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो रेप्लिकेट नहीं लग रहे होते, बल्कि सपोज़ अगर फॉर एग्जांपल अगर एक रीडिंग है, अगर मैं रेप्लिकेट की बात करूँ क्या होती है 10.1, 10.5, 10.8, 11.0, 12.0, इस तरह से रेप्लिकेट सा लग रहा है ना. लेकिन अगर इस तरह से वो वैल्यू कि 10, फिर 18, फिर 39, फिर 49, फिर 60, अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपको रेप्लिकेट की तरह लग रहा है. ठीक है, लेकिन ये जो रेंज नज़र आ रही है ये तो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग चीज़ों के लिए है. ये तो एक ही चीज़ को बार बार किया हुआ हो उसको रेप्लिकेट कहते हैं. रिपीटेशन के ज़रिए किया हुआ हो, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया हुआ उसको रेप्लिकेट कहते हैं. लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं. 10 अलग चीज़ होगी, 18 अलग कोई चीज़ है, 39 कोई अलग चीज़ की है रीडिंग, 49 किसी अलग चीज़ की रीडिंग है, 60 किसी अलग चीज़ की रीडिंग है. सही है जनाब. तो अब ये होता है कि ये इसके अंदर कोई रेप्लिकेट रिलेशन नहीं होता, तो हम ऐसे डाटा सेट को क्या कहते हैं, पेयर टी टेस्ट वाले डाटा सेट कहते हैं. तो अब होता क्या है एक्चुअली, इसमें होता ये है कि अब जैसे कि सपोज़ अगर आपने कोई अब हम इसको आगे समझेंगे, इसको किस तरह से हम लोग समझते हैं, फ़र्क क्या किस तरह से करेंगे. पहले फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं. टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू डी मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट नंबर ऑफ रेप्लिकेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सही है जनाब. तो ये जो डी मॉड्यूलस होता है बेसिकली क्या होता है कि ये आपका मीन ऑफ द डिफरेंसेस होता है. ठीक है जी. तो दो डाटा सेट्स होते हैं, उनका जो है हमें डिफरेंस लेना होता है. डिफरेंस लेने के बाद जो वैल्यूज़ आ जाती हैं डिफरेंस लेने के बाद, तो उन डिफरेंसेस वाली वैल्यूज़ का हमें मीन लेना होता है. ये सवाल से मज़ीद समझेंगे इसको अच्छी तरीके से. अब हुआ क्या है कि इसमें दो मेथड्स थे. एक आपका है स्टैंडर्ड मेथड और एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड. ठीक है जी. तो अब इसमें क्या हुआ कि रीडिंग्स हमारे पास आई हैं डिफरेंट सैम्पल्स की. अब आप ज़रा देख सकते हैं इसमें. ठीक है, ये है एप्पल जूस, एक अलग सैम्पल, मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं. ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोड एक मेथड था और एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड था. ठीक है, अब एक्चुअली आप देख सकते हैं कि ये रेप्लिकेट रिलेशन लग रहा है आपको. कितना फ़र्क है, 34, 22.6, 29.7, 17.8, 14.8. अगर आप यहाँ पर देखें तो 33.4, 28.4, 29.5, 18.3, 15.4. अब रेप्लिकेट अगर होता तो किस तरह से होता, 34.0, फिर 35.0, फिर 36.0, फिर 37.0, इस तरह से फ़र्क होता. अब इतने ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आएंगे ना. जब इतने ज़्यादा फ़र्क आ रहे हैं तो समझ लो कि वो आपका क्या है, रेप्लिकेट नहीं है, बल्कि वो पेयर्ड डाटा है आपका. ठीक है, तो ये जो पेयर डाटा आप देख सकते हैं कि एप्पल जूस 1 है, ये आपका एक पेयर डाटा है, यानी कि ये आपका एक रेप्लिकेट, इसके ना बहुत सारे रेप्लिकेट होंगे. एक इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ होगा, इसके बहुत सारे रेप्लिकेट निकले होंगे. उसी रेप्लिकेट का एवरेज जो है ना वो ये होगा 34.0 होगा. इसी तरह से एप्पल जूस 2 है, इसके भी बहुत सारे रेप्लिकेट होंगे. सही है, बहुत सारे रेप्लिकेट होंगे. तो उन रेप्लिकेट्स का एवरेज जो है ना वो 22.6 होगा. तो पेयर टी टेस्ट में क्या होता है कि मुख्तलिफ सैम्पल्स होते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स की जो एवरेज वैल्यू होती है उनके रेप्लिकेट्स की, वो आपकी इन अ फॉर्म ऑफ पेयर्ड फॉर्म में आपके पास मौजूद होती हैं. तो ये इस तरह से पेयर टी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है.
समझ आया? तो अब सवाल ये है कि जनाब डिटरमाइन वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेथड एट अल्फा इक्वल 0.05 या 95%। अब पहचान क्या होती है मैं आपको फिर बता दूं। अगर हमें इस तरह का डाटा सेट नज़र आ जाए तो हम लोग पहले सोचते हैं कि कंपेरिजन ऑफ टू मीन तो नहीं है कहीं। तो उसमें पहले ये देखना होगा कि आपके पास जो रेप्लिकेट्स रिलेशन है या नहीं है। अगर तो रेप्लिकेट रिलेशन है तो आप प्रोसीड कर दें टुवर्ड्स कंपेरिजन ऑफ टू मीन। लेकिन अगर रेप्लिकेट रिलेशन नहीं है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है सब में, तो वहाँ पर आप पेयर टी टेस्ट को फॉलो करेंगे। अब किस तरह से होगा ये आप देख सकते हैं 34.0 33.4 इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आएगा 0.6 आएगा। 22.6 और 28.4 इनका जब डिफरेंस लेंगे तो -5.8 आएगा। 29.7 और 29.5 इसका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 0.2 आएगा। 17.8 और 18.3 के डिफरेंस जब लेंगे तो आपके पास -0.5 आएगा। 14.8 और 15.4 के जब डिफरेंस लेंगे तो -0.6 आएगा। अब ये जो सारी वैल्यूज जो डिफरेंस लेने के बाद आई हैं, अब हमें क्या करना है, इनका मीन लेना है। जब हम डिफरेंस वाली वैल्यूज़ का, जब हम लोग दो डाटा सेट्स की डिफरेंसेस ले लें, तमाम वैल्यूज़ का जब डिफरेंसेस ले लें और उनका फिर हम लोग मीन ले लें, तो आपका वो डी मॉड्यूलस कहलाता है। तो इसके बाद मॉड्यूलस लगा होता है। इस मॉड्यूलस का मतलब ये है कि अगर प्लस आए या माइनस आए तो प्लस में ही वैल्यू लिखे हुए होंगे। सपोज अगर इसका मीन लेने के बाद आप जब देखेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो -1.22 आ रहा है, लेकिन इस मॉड्यूलस की वजह से ये +1.22 हो जाएगा। इसी वैल्यूज़ का सारा हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो 2.608 आएगा। और इसके बाद हम लोग जो है 5 रेप्लिकेट्स थे, तो रेप्लिकेट्स आप खुद देख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 रेप्लिकेट्स है तो इसलिए मैंने 5 लिखा अंडर रूट में, जो फॉर्मूले का हिस्सा है। उसके बाद जब टी कैलकुलेटेड की वैल्यू कैलकुलेट करी तो क्या आएगा 1.046 आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो उसके बाद जब टी टेबलेटेड लिया तो क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रेप्लिकेट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 4 आ रहा है। तो 95% पे जब आप टेबल पे देखेंगे तो 2.78 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टी कैलकुलेटेड है वो आपकी वैल्यू क्या है, आपकी छोटी है, और टी टेबलेटेड आपकी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो डिफरेंसेस, यानी कि जो दो डाटा सेट्स हैं, जो दो पेयर डाटा सेट्स हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस है, मीन डिफरेंस है, वो क्या है, आपका इनसिग्निफिकेंट है। Is that clear? So if you have any question regarding this, you are free, feel free to ask the question and like, subscribe and share the video. Jazakallah khair.